हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान विषय चैप्टर नंबर 4 जो हमारा चल रहा था कोयला और पेट्रोलियम, जिसमें हमने कोयला उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया है और पेट्रोलियम उसमें भी हमने कुछ देखा था कि पेट्रोलियम का निर्माण जो है वो किस प्रकार होता है। और आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे पेट्रोलियम का परिष्करण। तो पेट्रोलियम जो उत्पाद है या जो पेट्रोलियम जिसको हम कच्चा तेल बोलते हैं, क्रूड ऑयल जिसको हम कहते हैं, और उससे विभिन्न जो परिष्कृत उत्पाद है वो किस प्रकार प्राप्त किए जाते हैं वो सब इसमें हम देखने वाले हैं। तो हमें पता है कि पेट्रोलियम जो है वो गहरे रंग का तेलीय द्रव है, गहरे रंग का, इसका कलर गहरे रंग का तेलीय द्रव होता है। कौन? पेट्रोलियम। और इसकी जो गंध है वो अप्रिय होती है। गंध क्या होती है? अप्रिय। गंध अप्रिय होती है तथा इसके विभिन्न संगठक यानी इसका जब परिष्करण किया जाता है तो उससे जो संगठित उत्पाद है, तो संगठित उत्पाद के जो पृथक करने की प्रक्रिया, या हम लिख सकते हैं पेट्रोलियम से संगठित उत्पादों को पृथक करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेट्रोलियम का परिष्करण कहलाती है। और वो संगठित उत्पाद कौन कौन से हैं वो आपको इसमें ध्यान रखना है। संगठित उत्पाद, संगठित उत्पाद में जैसे पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल है, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पेट्रोल डीजल है, स्नेहक तेल, फिर जैसे पेट्रोलियम गैस, पैराफिन मोम, पेट्रोलियम गैस, पैराफिन मोम। तो ये सब क्या है? परिष्कृत उत्पाद है। किसके परिष्कृत? पेट्रोलियम के परिष्कृत। और पेट्रोलियम से परिष्कृत उत्पाद को पृथक करने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या बोलते हैं? परिष्करण कहते हैं। और जो पेट्रोलियम का परिष्करण है वो पेट्रोलियम परीक्षणी जो यंत्र होता है या जो मशीन होती है उसके द्वारा किया जाता है। और ये जो उत्पाद है वो कौन से उत्पाद हैं? पेट्रोलियम परिष्करण उत्पाद हैं। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो पेट्रोलियम के परिष्करण उत्पाद कौन कौन से हैं? पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पेट्रोलियम गैस और पैराफिन मोम। ये कौन से परिष्कृत उत्पाद हैं? उसके बाद में जैसे इसमें एक नाम आया पेट्रोलियम गैस, या हम बोल सकते हैं जब इस पेट्रोल का हम उत्पादन करते हैं उसी स्थिति में हमें जो प्राकृतिक गैस है वो भी प्राप्त होती है, प्राकृतिक गैस। अब यदि हम उसको देखें तो यानी जो पेट्रो रसायन, अब इसमें एक चीज ध्यान रखना है पहले, पेट्रो रसायन। तो पेट्रो रसायन की प्रक्रिया क्या होती है? तो उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों से अनेक परिष्कृत उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है? उन उत्पादों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है हम बोल सकते हैं इसे पेट्रो रसायन। परिष्कृत उत्पादों को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम रसायन बोलते हैं या पेट्रो रसायन कहते हैं। अब ये जो पेट्रो रसायन है इसका जो यूज़ है वो कहाँ किया जाता है वो भी देख ले साथ साथ। जैसे अपमार्जक है, रेसे, खासकर अपमार्जक, उसके बाद में रेसे हैं जिसमें पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर भी एक रेसा है। फिर जैसे नायलॉन, एक्रिलिक, नायलॉन, एक्रिलिक, इनके निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। फिर जैसे पॉलीथीन और अन्य प्लास्टिक उत्पाद का निर्माण, पॉलीथीन व अन्य प्लास्टिक उत्पादों का निर्माण में ये जो पेट्रो रसायन है इसका उपयोग किया जाता है। उसके बाद में जो प्राकृतिक गैस होती है CNG,
प्राकृतिक गैस। अब प्राकृतिक गैस से प्राप्त जो हाइड्रोजन है, ठीक है, उसका उपयोग उर्वरकों के निर्माण में, खासकर जो यूरिया होता है, ये यूरिया या जिसको हम उर्वरक बोलते हैं, तो प्राकृतिक गैस से प्राप्त जो हाइड्रोजन है उसका उपयोग उर्वरकों के उत्पादन में किया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है निम्न में से काला सोना है, तो पेट्रोलियम जो है उसको क्या बोलते हैं, काला सोना। तो पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं, तो ये ध्यान रखना, पेट्रोलियम उसको काला सोना कहा जाता है। अब जैसे पेट्रोल जो है उसका जब हम परिष्कृत करते हैं या जो पेट्रोलियम के जो कुएं हैं उनसे पेट्रोलियम निकालते हैं, तो हमें उसकी जो संरचना है वो स्पष्ट पता होनी चाहिए कि भी इसकी संरचना हम कैसे होती है। जैसे मान लो ये भूमि की तह है, ठीक है, इस प्रकार ये भूमि की तह है और इसमें ये यहाँ पे क्या है, जल, इतना जो दिख रहा है वो क्या है, जल है, तो ये जल। अब जल के ऊपर जैसे मान लो ये इतना है, ये ऊपर की जो परत है वो क्या है, पेट्रोलियम, और उन्हीं के स्थान पे ऊपर की तरफ ये जो होती है ये होती है प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस। तो इस प्रकार ये पता होना चाहिए कि जो जल है वो आपको पता है नीचे रहता है और तेल उसकी सतह पे तैरता है, तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। और कई जगह जब कुओं की खुदाई होती है तो प्राकृतिक गैस है वो निकलती है, उससे भी हम बाहर कर लेते हैं या निकाला जा सकता है। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी है कि पेट्रोलियम के परिष्करण से जो परिष्कृत उत्पाद प्राप्त होते हैं वो कौन कौन से हैं, काला सोना जो है वो किसे कहते हैं, ये वगैरह वगैरह। अब अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक व इनके उपयोग। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक व उनके उपयोग, तो कौन कौन से संगठक होते हैं पेट्रोलियम के, उनके उपयोग कौन से हैं। जैसे पेट्रोल गैस है, पेट्रोल गैस, द्रवित पेट्रोल गैस। अब इस द्रवित पेट्रोल गैस का उपयोग कहाँ किया जाता है, घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में, घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर जैसे सेकंड हम देखते हैं पेट्रोल मोटर ईंधन में, पेट्रोल है उसका उपयोग हम लिख सकते हैं मोटर ईंधन में और शुष्क धुलाई में इसका सामान्यतः उपयोग किया जाता है। थर्ड हम लिख सकते हैं डीजल, मिट्टी का तेल है, आपको पता है कहाँ के, स्टोव, जेट वायुयानों में, जिसको हम केरोसिन बोलते हैं, मिट्टी का तेल है वो स्टोव में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए और जेट वायुयानों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर जैसे डीजल, डीजल का उपयोग कहाँ किया जाता है, भारी वाहन और विद्युत जनित्र में डीजल, तो इसका उपयोग होता है भारी वाहन व विद्युत जनित्र में इसका सामान्यतः जो उपयोग है वो किया जाता है। तो हमने डीजल देख लिया। उसके बाद में जैसे स्नेहक तेल, जिसको हम सामान्यतः ऑयल या लुब्रिकेंट बोलते हैं, अब इसका उपयोग है स्नेहन के रूप में, स्नेहन के रूप में जो खासकर गाड़ियों के पुर्जे होते हैं उन पुर्जों को नम अर्थात चिकना बनाए रखने के लिए उसमें स्नेहन किया जाता है, तो स्नेहक तेल हो गया। फिर जैसे पैराफिन मोम, पैराफिन मोम, तो मोम आपको पता है मरहम के लिए, जैसे वेसलिन जिसको हम बोलते हैं उसमें इसका उपयोग होता है। मोमबत्ती,
मोमबत्ती, और हमने एक नाम लिया वेसलीन। वेसलीन में उसके निर्माण में तो पैराफिन, मोम उसका उपयोग किया जाता है। बिटुमेन जो है, और एक उत्पाद होता है बिटुमेन। तो बिटुमेन का उपयोग हमने पहले भी देखा था सड़क निर्माण में और पेंट में। सड़क निर्माण में व पेंट में सामान्यतः इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इस प्रकार हमें जो पेट्रोलियम के विभिन्न संघटक प्राप्त होते हैं उनके कौन कौन से उपयोग है वो हमने जाना। अब अगला हमारा जो इसमें पॉइंट रहने वाला है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगला हमारा जो पॉइंट होगा उसका नाम है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस। अब हमें पता है जब हम पेट्रोलियम का परीक्षण करते हैं तो उसके साथ ही कुछ मात्रा में गैसें निकलती है, उन्हें हम प्राकृतिक गैस कहते हैं, जिसे हम सिलेंडरों में संपीड़ित करके भरते हैं। संपीड़ित करके भरते हैं। अब इस संपीड़ित करके जब इसको भरा जाता है तो इसका उपयोग जो है वो ईंधन के रूप में, और जो गाड़ी वाहन होते हैं उनको चलाने में जो ईंधन प्रयुक्त होता है उसमें सामान्यतः इसका उपयोग किया जाता है। तो ये जो हमें प्राप्त होती है जिसे हम यूज करते हैं CNG, इसका नाम है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और ये जो गैस है वो भी क्या है, एक पेट्रोलियम के परीक्षण से प्राप्त एक उत्पाद होता है। तो इसको हम अच्छे से ध्यान में रखना है। और ये जो CNG है जब इसको सिलेंडर के अंदर भरा जाता है तो किस दाब पर, उच्च दाब पर इसको संपीड़ित करके जो सिलेंडर है उसके अंदर सामान्यतः जो है वो भर दिया जाता है। और इसका उपयोग ऊर्जा के निर्माण में अर्थात ईंधन के रूप में सामान्यतः उपयोग होता है। और वर्तमान में इसका उपयोग ईंधन में होता है जो कम प्रदूषणकारी है। इससे प्रदूषण क्या होता है, कम प्रदूषण होता है। कम प्रदूषण होता है इसका मतलब इसमें जो प्रमुख घटक होता है वो क्या होता है, मेथेन। और जो मेथेन में कार्बन परमाणु है उसकी संख्या कम होती है, और कार्बन परमाणु की संख्या जितनी कम होगी वो पर्यावरण हितैषी होगा, और उससे पर्यावरण के लिए हानिकारक गैसें हैं वो कम भी उत्सर्जन होगी जब उसका दहन किया जाता है। इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये क्या है, स्वच्छ ईंधन है, पर्यावरण हितैषी ईंधन है, और जिससे पर्यावरण को काफ़ी हद तक प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। इसका लाभ यह है कि इसका जो यूज है वो साधारण सीधे रूप से कर सकते हैं, सीधे रूप से किया जा सकता है। डायरेक्ट का मतलब इसे हम किसी पाइपलाइन के द्वारा फैक्ट्रियों में या जो उद्योग है उसमें सीधे रूप से उपयोग कर सकते हैं। तो ये हमें इसमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है। अब जो CNG है उसका जो पाइपलाइन है, CNG जो है उसको पाइपलाइन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से भेजा जा सकता है। और कुछ पाइपलाइन जैसे वडोदरा गुजरात है तो वहाँ पे इनकी जो पाइपलाइन है उसके द्वारा इसको भेजा जाता है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर सप्लाई की जाती है। अब इसका उपयोग जो है वो कहाँ करते हैं, तो विभिन्न प्रकार के रासायन उद्योग हैं, विभिन्न प्रकार के रासायन उद्योगों में सामान्यतः इसका उपयोग करते हैं। और हमने पहले देखा जो ईंधन है तो ईंधन के रूप में भी इसका उपयोग जो है वो सामान्यतः कर लिया जाता है। और भारत में इसके विशाल भंडार हैं, हमें पता है। तो वो विशाल भंडार कहाँ है, जैसे त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा राजस्थान है, महाराष्ट्र है। उसके बाद में जैसे गंगा, कृष्णा, गोदावरी का जो बेसिन है, त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर कृष्णा, गोदावरी नदी को जो डेल्टाई क्षेत्र हैं या जो मुहाने हैं, तो वहाँ पे ये जो CNG है या जो प्राकृतिक गैस है उसका दोहन किया जाता है, वहाँ पे उनका उत्पादन जो है वो
किया जाता है। उसके बाद में अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई क्या हम जो प्राकृतिक गैस या जो पेट्रोलियम या जो कोयला है उसका निर्माण प्रयोगशाला में कर सकते हैं? इसका आंसर होगा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनके निर्माण की जो प्रक्रिया का प्रक्रम है वो काफ़ी लंबा है, अर्थात इनके निर्माण में काफ़ी अधिक समय लगता है, लाखों करोड़ों वर्ष इसके निर्माण में लग गए और प्रयोगशाला में ये प्रक्रम संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके निर्माण में हमें लाखों करोड़ों वर्ष उसका वेट करना होगा, तब जाके ये जो प्राकृतिक प्रक्रम है उसके द्वारा इनका निर्माण है वो संभव हो पाता है, इसलिए प्रयोगशाला में हम इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद में आता है कुछ प्राकृतिक संसाधन सीमित है, जैसे अभी हमने देखा कोयला और पेट्रोलियम में प्राकृतिक संसाधन है, अब इनकी मात्रा भी क्या है? सीमित है। और यदि मान लो इनकी मात्रा सीमित है और इसका इसी प्रकार यदि दोहन किया गया तो भविष्य में एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो लगभग 40-50 साल पश्चात धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे, जिससे इस सृष्टि में ऊर्जा संकट उत्पन्न हो जाएगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी स्वार्थपूर्ण जितनी भी आवश्यकता है उसको नियंत्रित करे और जो प्राकृतिक संसाधन है उसका जो सीमित दोहन है वो करे, और सीमित दोहन करके हम इन प्राकृतिक संसाधनों को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। और ये जैसे प्राकृतिक संसाधन बच जाएंगे तो भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी ऊर्जा के रूप में इनका दोहन करने का जो फायदा है वो उनको मिल पाएगा। और यदि हम लगातार इसी प्रकार इनका दोहन करते गए तो कालांतर में धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम प्राकृतिक संसाधन है उसको क्या कर सकते हैं? संरक्षित कर सकते हैं। अब एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि यदि हम प्राकृतिक संसाधनों का लगातार दोहन करते गए तो प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से प्रकृति जो है उसमें हानिकारक गैस खासकर जो CO2 है तो उस CO2 की मात्रा बढ़ेगी। अब CO2 की जैसी मात्रा बढ़ेगी तो CO2 से ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक उष्णन जैसी घटनाएं उत्पन्न होंगी और जिससे प्रकृति जो है उसका तापमान वो है क्या होगा? बढ़ जाएगा। और प्रकृति का जब तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा? प्रकृति में कई ऐसी घटनाएं होने लगेंगी ऐसी जिससे प्रकृति का असंतुलन होगा और प्रकृति में अनेक महामारी बीमारियां हैं वो उत्पन्न हो जाएगी और सृष्टि जो है वो विनाश के कगार पे जाने के लिए संभव हो जाएगी। तो सृष्टि का विनाश भी इस प्रक्रिया के द्वारा हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम इनका उचित दोहन करें और उचित दोहन करके इनको सुरक्षित करें और भविष्य में जो पीढ़ियां हैं उनके लिए ये जो स्रोत है वो यूज करने के लिए कुछ मात्रा में छोड़ें। अब उसके बाद में आती है कि जो भारत में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत में जो पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ क्वेश्चन आया हुआ है, परीक्षा में पूछा जाता है, इसका पूरा नाम PCRA पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ। पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन या हम जिसको बोलते हैं संघ। तो ये जो PCRA है भारत में, ये पेट्रोल और डीजल की खपत जो है उसको कम करने के लिए कुछ पॉइंटों के द्वारा सुझाव देती है प्रत्येक नागरिक के लिए कि भाई उन सुझावों को अपना के जो नागरिक है वो पेट्रोलियम जो उत्पाद है उनको सुरक्षित कर सकता है। तो इसमें जो पहला हम देखते हैं वो पहला इसमें आता है, जब गाड़ी चलाएं तो गाड़ी चलाते समय व्यक्ति को निम्न बातों का ध्यान वो रखना चाहिए। पहले गाड़ी को मध्यम गति में चलाएं, गाड़ी को मध्यम गति में चलाएं। मध्यम गति का मतलब जहां तक संभव हो गाड़ी को मध्यम गति में चलाए, जिससे ईंधन है उसको काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। और जब ईंधन बचेगा तो व्यक्ति है उसके ऊपर जो भार है वो भी कम होगा,
तो गाड़ी है उसको मध्यम गति में चला के हम ईंधन की बचत कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल है उसकी बचत वो कर सकते हैं। सेकेंड इसमें जो पॉइंट हमें वो ध्यान में रखना है, यातायात लाइटों पर, खासकर जो यातायात लाइटों पर तथा जहां हमें प्रतीक्षा करनी है वहां पर गाड़ी के इंजन को बंद कर दें। गाड़ी के इंजन को बंद कर दें, यानी जो भी स्ट्रीट लाइटें होती हैं, जो क्रॉसिंग लाइटें होती हैं, वहाँ पे गाड़ी का इंजन बंद कर दें। जो सिग्नल लाइटें होती हैं और जहाँ पे हमें इंतज़ार करना है किसी का, या हम किसी से रुक के बात कर रहे हैं, तो उस स्थिति में गाड़ी का इंजन जो उसको बंद कर दिया जाए। तो सेकंड बात, ये जो PCRA है या भारत पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ ने हमें बताई है। थर्ड इसमें है, गाड़ियों में दाब सही रखे। गाड़ियों के पहियों में दाब सही रखें। तो गाड़ियों के जितने पहिए हैं उनके अंदर जो प्रेशर है वो सही रखना चाहिए, जिससे गाड़ी अच्छा एवरेज रहती है और ईंधन की बचत है उसको किया जा सकता है। फोर्थ इसमें आपको ध्यान रखना है, गाड़ी की नियमित देखभाल व रखाव सुनिश्चित करें। तो फोर्थ इसमें जो बात बताई है, तो गाड़ी जो है उसकी हमें नियमित रूप से देखभाल करनी चाहिए, उसके रख रखाव है उसका ध्यान रखना चाहिए, और गाड़ी में जितनी भी सर्विसिंग है वो समय पे सर्विसिंग करवानी चाहिए। जो भी पुर्जे हैं उसमें यदि कुछ दिक्कत परेशानी है तो उसको चेंज कर देना चाहिए। तो ऐसी इतनी बातें अगर ध्यान में रखी जाए तो हम काफ़ी हद तक पेट्रोल डीजल है उसको सुरक्षित कर सकते हैं और उसको बचा सकते हैं। और पर्यावरण के लिए या जो अति दोहन जो हो रहा है, तो भविष्य में हम इस प्रकार बचा के तो इन संसाधनों का कुछ अधिक समय तक इसका धीरे धीरे हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये आज का ये जो वीडियो था उसमें हमने पेट्रोलियम जो है उसके बारे में अच्छे से जाना था। पेट्रोल और डीजल का जो निर्माण है वो किस प्रकार होता है, जो परिष्कृत उत्पाद है वो कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। तो हमने ये भी जाना कि जो पेट्रोलियम का जो परिष्कृत उत्पाद है उसको एक विधि होती है प्रभाजी आसवन। तो प्रभाजी आसवन की विधि द्वारा हम पेट्रोलियम का परिष्करण कर सकते हैं।